18 हिंदी अध्याय 171 संशोधन के बाद अध्याय 138 लू शेन के कार्य विभिन्न विचारों के साथ दुबई का उपहार विशाल दिव्य सैनिक पर नियंत्रण। बड़ी बहन म्यू किनकिंग को अपने सामने आते देख लू शेन पूछे बिना नहीं रह सका। वरिष्ठ भाई दुबई, आखिर क्या हो रहा है? म्यू किनकिंग ने लू शेन की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी असहाय थी, लेकिन फिर भी उसने लू शेन को वह सब कुछ बता दिया जो वह जानती थी। मुझे दुबई द्वारा किए जा रहे कार्य की बारीकियों के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। मैंने गुट द्वारा जारी खोज अभियान में ही दुबई का नाम देखा था और इसी से मुझे दुबई के लापता होने के बारे में पता चला। दुबई गुट द्वारा सौंपे गए एक अग्रिम पंक्ति के कार्य को अंजाम दे रहा था। ये कार्य लंबे समय तक चलते हैं और अग्रिम पंक्ति के कारकों की जटिलताओं के साथ संचार संबंधी समस्याओं का सामना करना आसान है। इसलिए गुट के लिए दुबई का गायब होना कोई असामान्य बात नहीं है। इसके अलावा गुट ने पहले ही एक खोज अभियान जारी कर दिया है। प्रत्येक व्यक्ति के मिलने पर 3000 क्रेडिट का इनाम है, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो, म्यू किनकिंग ने धीरे से कहा। लू शेन को सांत्वना देने का इरादा भी था। म्यू किनकिंग की बातें सुनकर लू शेन ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ा, अपनी घड़ी खोली, जीवन गुटों के कार्य केंद्र में प्रवेश किया और खोज मिशन अनुभाग पाया। निश्चित रूप से खोज अभियानों में उन्होंने दुबई और अन्य लोगों को खोजने के गुट के मिशन को देखा। दुबई का अग्रिम पंक्ति का कार्य कोई एकल मिशन नहीं था। दुबई के साथ इस कार्य को पूरा करने वाले 2 अन्य लाइफ फैक्शन छात्र भी थे। दुबई की तरह अन्य 2 छात्र भी इस मिशन के दौरान लापता हो गए। हालांकि लू शेन को एक अंतर मिला। दुबई के नाम के तहत पुनर्प्राप्ति के लिए क्रेडिट 3000 थे, जबकि अन्य 2 छात्रों के लिए क्रेडिट 5 से 6000 थे। वरिष्ठ बहन, वरिष्ठ भाई दुबई और अन्य 2 के लिए पुनर्प्राप्ति क्रेडिट अलग अलग क्यों है? लू शेन म्यू किनकिंग की ओर देखने और पूछताछ करने से खुद को रोक नहीं सका। म्यू किनकिंग ने बताया, जब कोई छात्र लापता हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसके दोस्तों और परिवार का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है। गुट के इनाम क्रेडिट के अलावा उसके दोस्त और परिवार अतिरिक्त क्रेडिट रिवॉर्ड भी जोड़ सकते हैं। आमतौर पर गुट इसका समर्थन करता है क्योंकि गुट का हिस्सा बनने वाले इन छात्रों को वापस लाना सबसे अच्छा है, और गुट लापता छात्रों के दोस्तों और परिवार द्वारा जोड़े गए अतिरिक्त क्रेडिट को दोगुना कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी लापता छात्र के दोस्त 1000 क्रेडिट जोड़ते हैं तो पुनर्प्राप्ति कार्य पूरा करने पर 2000 अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित होंगे। जहां तक दुबई का सवाल है, म्यू किनकिंग ने लू शेन की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी असहाय थी। वरिष्ठ भाई दुबई काफी अच्छे इंसान हैं, लेकिन जीवन गुटों में उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। वे मूल रूप से मानव संघ के एक छोटे से क्षुद्रग्रह से आए थे। इस वजह से सीनियर भाई दुबई को विशाल दिव्य सैनिक का श्रेय पाने में 30 साल लग गए। अब ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सीनियर भाई दुबई कंगाल हैं। वरिष्ठ भाई दुबई को वापस लाने के लिए कोई भी क्रेडिट खर्च करने को तैयार नहीं है। अगर वह मिल भी जाए तो उन क्रेडिट को चुकाना समस्याजनक होगा। बाकी 2 छात्र हालांकि ज्यादा संपर्क में नहीं हैं, सीनियर भाई दुबई से काफी बेहतर स्थिति में हैं। उन्हें अपने दोस्तों और कुछ स्थानीय ताकतों का समर्थन प्राप्त है। इसलिए म्यू किनकिंग को ये कहते हुए थोड़ा अजीब लगा। हालांकि पहले दुबई ने उसकी देखभाल की थी, लेकिन वह अतिरिक्त क्रेडिट जोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। म्यू किनकिंग की बातें सुनकर लू शेन चुप हो गया। लू शेन ने झांक ली और उन छात्रों के बारे में सोचा जिनकी देखभाल पहले दुबई द्वारा की जाती थी, लेकिन उनमें से कोई भी अतिरिक्त क्रेडिट जोड़ने के लिए तैयार नहीं था, यहां तक कि कुछ या दर्जनों भी नहीं। लू शेन ने गहरी सांस ली और म्यू किनकिंग की ओर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। धन्यवाद वरिष्ठ बहन। म्यू किनकिंग ने लू शेन की अनिच्छुक मुस्कान को देखा, अपने दिल में थोड़ी सी आह भरी, सिर हिलाया और बातचीत समाप्त कर दी। उसका शरीर लू शेन की दृष्टि से गायब हो गया। बातचीत खत्म होने के बाद लू शेन ने दुबई के खोज अभियान पर नजर डाली। दुबई का खोज अभियान अभी तक किसी ने नहीं संभाला था, जबकि बाकी 2 छात्रों का काम पहले ही ले लिया गया था। लू शेन ने स्थिति को समझा। सबसे पहले दुबई, जिसके पास विशालकाय दिव्य सैनिक था और जो मध्य स्तर के टियर 5 ट्रांसेंडेंट के बराबर था, गायब हो गया, जो मिशन की कठिनाई को दर्शाता है। दूसरे 3000 क्रेडिट अन्य छात्रों को जोखिम लेने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। जब तक अतिरिक्त क्रेडिट नहीं जोड़े गए, लंबे समय तक सोचने के बाद लू शेन ने दुबई के नाम को देखा और 1500 अतिरिक्त क्रेडिट जोड़ने का फैसला किया। ये 1500 क्रेडिट लू शेन द्वारा फिलहाल इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे।
उसकी जीवन मृत्यु तकनीक को चौथे स्तर तक सुधार दिया गया था, जिससे जीवन मृत्यु फल कम प्रभावी हो गया था। ये लू शेन की ईमानदारी का प्रतीक था। अगर डू बाई को वापस नहीं लिया गया तो गुट लू शेन को अतिरिक्त क्रेडिट वापस कर देगा। अगर दुबई मिल जाए, यही सबसे अच्छा नतीजा होगा। इतने लंबे समय तक जब वह लाइव फैक्शंस में रहा, डू बाई की उसके प्रति सच्ची परवाह थी। यह एकमात्र चीज थी जो लू शेन कर सकता था। जहां तक व्यक्तिगत रूप से तलाशी लेने की बात है, लू शेन ऐसा नहीं करेगा। उसके पास इतना जोखिम उठाने की ताकत नहीं थी, और व्यक्तिगत रूप से तलाशी लेने का मतलब सिर्फ मौत ही होगी। लेकिन अगर इसके लिए केवल कुछ क्रेडिट खर्च करने की आवश्यकता होती तो लू शेन तैयार था। विशाल दिव्य सैनिक पर नियंत्रण _2 लू शेन द्वारा अकादमिक क्रेडिट जोड़ते ही संख्या स्वतः ही दोगुनी हो गई और डू बाई के नाम पर इनाम तुरंत 3000 से 6000 हो गया। लाइव फैक्शन के छात्रों के लिए 6000 क्रेडिट पहले से ही बहुत आकर्षक राशि थी। कुछ ही मिनटों में लू शेन ने डू बाई के कार्य के पीछे दावा शब्द देख लिया। जाहिर है 6000 क्रेडिट पहले ही 5वीं श्रेणी के कुछ उच्च श्रेणी के छात्रों को मिल चुके थे। ये देखकर लू शेंग ने भी राहत की सांस ली। वरिष्ठ भाई डू बाई, मैं बस इतना ही कर सकता हूं। लू शेंग ने उस संदेश को देखा जो डू बाई ने उससे आधे साल पहले उसकी घड़ी पर भेजा था और चुपचाप उसे आशीर्वाद दिया। .. उसी समय म्यू किंग ने लू शेंग का फोन रख दिया था और डू बाई की कार्य सूची को देखते हुए धीरे से आह भरी। वरिष्ठ भाई डू बाई, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बचाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतने सारे क्रेडिट नहीं दे सकता। म्यू किंग असहाय महसूस कर रही थी और टास्क सेंटर बंद करने ही वाली थी कि अचानक उसने जो देखा उससे उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने सिर्फ इतना देखा कि डू बाई के नाम के क्रेडिट सीधे 6000 हो गए थे। यह म्यू किंग को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है, और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे जटिल हो गई। जूनियर भाई लू शेंग, म्यू किंग ने लू शेंग के साथ अपनी बातचीत समाप्त की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से समझ गई कि क्रेडिट पुरस्कारों में अचानक वृद्धि के पीछे कौन था। डू बाई को खोजने के कार्य को जटिल भाव से देखते हुए म्यू किंग को गहरा द्वंद्व महसूस हुआ। .. लाइव फैक्शंस के भीतर एक अंतरिक्ष स्टेशन में झांग लेई लाउंज में बैठे शांति से डू बाई को ले जाने के कार्य को देख रहे थे और अंततः कार्य सूची को बंद कर दिया। वह सोफे पर लेट गया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या सचमुच एक डू बाई को खोजने के लिए इतने सारे क्रेडिट खर्च करना उचित है? बोलने के बाद झांग लेई ने कोई और हरकत नहीं की, केवल उसकी स्थिर सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। .. म्यू किंग और झांग लेई के अलावा अन्य छात्र जिन्हें डू बाई से सहायता मिली थी, उन सभी को डू बाई के कार्य का दावा किए जाने और क्रेडिट 6000 तक पहुंचने के बाद जटिल भावनाएं हुई। उन्होंने दुबई को खोजने में कोई योगदान नहीं दिया था, लेकिन अब ये देखकर उनके मन में मिश्रित भावनाएं हैं। विशेषकर ये देखते हुए कि श्री लू शेंग द्वारा दिया गया था, उनकी भावनाएं और भी जटिल हो गईं। लू शेंग अभी भी कुछ हद तक नासमझ है। 1500 क्रेडिट उसकी अपनी क्षमताओं को इतना बढ़ा सकते थे, फिर भी उसने उन्हें एक डू बाई के लिए खर्च कर दिया। किसी ने अपना सिर हिलाया और बोला, क्या डू बाई सचमुच अतिरिक्त 1500 क्रेडिट के लायक है? आखिरकार डू बाई तो केवल चौथे दर्जे का शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट है। क्या लू शेंग को लगता है कि उसके पास बहुत अधिक क्रेडिट है? दुबई से सहायता प्राप्त करने वाले छात्रों ने एक के बाद एक अपनी बात रखी। मिशन निष्पादन के दौरान गायब हो जाना लाइव फैक्शंस और यहां तक कि स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में भी बहुत आम बात थी। इसके अलावा चौथे स्तर के मार्शल आर्टिस्टों की संख्या लाइव फैक्शन और स्टार रिवर यूनिवर्सिटी दोनों में मवेशियों के बराबर थी। उन्हें लगा कि यह पूरी तरह से इसके लायक नहीं है। हालांकि लू शेंग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, और अगर पता भी होता तो भी उसे इसकी परवाह नहीं होती। लू शेंग को केवल अपने प्रति सच्चा बने रहने की आवश्यकता थी, चाहे दूसरे लोग कुछ भी करें। कार्य को स्वीकार होते देख लू शेंग को अंततः आश्वस्ति महसूस हुई और वह अपना प्रशिक्षण जारी रखने के लिए कंकालों की भूमि की ओर वापस लौट गया। फिर 6 महीने बीत गए। दैनिक प्रशिक्षण के अलावा लू शेंग कभी कभी यह भी जांचता था कि डू बाई को ढूंढने का कार्य पूरा हुआ या नहीं। अंततः आधे साल बाद लू शेंग ने कार्य केंद्र को देखा, जिसमें डू बाई को खोजने का कार्य पूरा दिखाया गया था। ये 2 शब्द देखकर लू शेंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो आखिरकार वह मिल ही गया। लू शेंग को राहत महसूस हुई और वह अपना प्रशिक्षण पुनः शुरू करने ही वाला था कि उसने अपनी घड़ी पर डू बाई का संदेश देखा। मैं ज्यादा धन्यवाद नहीं कहूंगा, इस बार मैं आपका बहुत बड़ा ऋणी हूं। आपके अतिरिक्त क्रेडिट के बिना मैं अग्रिम पंक्ति में ही मर जाता।
लेकिन मेरी चोटें बहुत गंभीर हैं, मुझे ठीक होने के लिए कुछ समय चाहिए। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। मेरे पास केवल 1000 क्रेडिट बचे हैं, अभी इन्हें ले लो। डू बाई का संदेश देखकर लू शेंग ने भौहें चढ़ाईं। उनकी घड़ी पर एक और संदेश आया, जिसमें दिखाया गया कि दुबई ने उन्हें वे 1000 क्रेडिट हस्तांतरित कर दिए हैं। तो सीनियर भाई डू बाई घायल हो गए। कोई आश्चर्य नहीं कि उनका संपर्क टूट गया, लेकिन जब तक वे जीवित हैं, यह एक आशीर्वाद है। लू शेंग ने खुद से कहा, फिर 1000 क्रेडिट वापस डू बाई को हस्तांतरित कर दिए। उन्होंने डू बाई से कहा कि उन्हें क्रेडिट की आवश्यकता नहीं है और डू बाई को क्रेडिट का उपयोग अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए करना चाहिए। हालांकि लू शेंग द्वारा भेजे गए संदेश का डू बाई की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये स्पष्ट नहीं था कि डू बाई को जवाब देना नहीं आता था या वह पहले ही ठीक होने लगा था। लू शेंग को ज्यादा चिंता नहीं थी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कंकालों की भूमि में डेथली साइलेंस क्यूई के साथ प्रशिक्षण जारी रखा, जीवन और मृत्यु तकनीक का लगातार अभ्यास किया। ... जल्दी ही 3 महीने और बीत गए। कंकालों की भूमि में पालथी मारकर बैठे हुए लू शेंग का पूरा शरीर तीव्र मृत्यु क्यूई से भरा हुआ था, लेकिन उस मृत्यु क्यूई के भीतर जीवन शक्ति का एक समूह था जो उसके पूरे अस्तित्व में व्याप्त था। जीवन और मृत्यु के क्षेत्र का क्षेत्र अचानक खुल गया, जिसने 100 मीटर के दायरे में पूरे क्षेत्र को घेर लिया। आसपास के पीले रेत के जानवरों को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि जीवन और मृत्यु के क्षेत्र ने उनकी जीवन शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया, उन्हें धूल में बदल दिया और उन्हें आकाश और पृथ्वी पर बिखेर दिया। धीरे धीरे लू शेंग ने अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक टिमटिमा रही थी। पैनल स्वतः ही उनके समक्ष उपस्थित हो गया। क्षेत्र स्वर्ण शरीर 57/100। अमर तकनीक 1010 LV2। जीवन और मृत्यु तकनीक 45110 LV4। जीवन और मृत्यु क्षेत्र का डोमेन 1010 LV2। अमर तकनीक 5110 LV2। मेरी साधना चतुर्थ चरण तक पहुंचने से केवल 3 अंक दूर है। जीवन और मृत्यु तकनीक अब लगभग आधी हो चुकी है। इस गति से मैं अधिकतम 1 वर्ष के भीतर ही चौथे चरण में प्रवेश कर सकूंगा। पैनल को देखते हुए लू शेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। शुरुआती चौथे चरण से लेकर अंतिम चौथे चरण तक 6 साल से भी ज्यादा समय में ये गति अविश्वसनीय रूप से तेज है। कम से कम जब दुबई को शुरुआती चौथे चरण से चौथे चरण के चरम तक पहुंचने में 30 साल से भी ज्यादा का समय लगा। लू शेंग धीरे से खड़ा हुआ, उसका दिल थोड़ा सा हिल रहा था और उसने प्राचीन मंदिर के तारे के ऊपर आकाश की ओर देखा। जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में दूसरे स्तर तक आगे बढ़ने के बाद उसकी दिव्य आत्मा और भी शक्तिशाली हो गई और लू शेंग की धारणा भी काफी मजबूत हो गई। कंकालों की भूमि में भी लू शेंग को प्राचीन मंदिर के तारे के ऊपर आकाश में एक शक्तिशाली उपस्थिति का आभास हो रहा था, जो अभयारण्य की ओर बढ़ रही थी। यह उपस्थिति लू शेंग से बहुत परिचित थी। वरिष्ठ भाई डू बाई, आप अंततः ठीक हो गए। लू शेंग ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अभयारण्य की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही लू शेंग अभयारण्य में पहुंचे, एक परिचित चांदी का मेचा आकाश से उतरा, अभयारण्य के पास उतरा, जिससे पीली रेत का तूफान उठा। मेचा द्वारा उत्सर्जित आभा आसपास के मृत्युमय मॉन क्यूई को नष्ट करती प्रतीत होती थी। जैसे ही मेचा खुला, डू बाई की आकृति लू शेंग की आंखों के सामने प्रकट हुई। वरिष्ठ भाई डू बाई, लू शेंग मुस्कुराया और बोलने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि यद्यपि विशाल दिव्य सैनिक की आभा मजबूत थी, लेकिन डू बाई की अपनी आभा कमजोर थी। कम से कम पिछली बार जब उसने डू बाई को देखा था, उसकी तुलना में उसकी आभा बहुत कमजोर थी। लू शेंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या बड़े भाई डू बाई की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है? डू बाई मेचा से नीचे उतरा और चेहरे पर बनावटी मुस्कान के साथ लू शेंग की ओर हाथ हिलाया। इसका जिक्र मत करो, इस बार मैं सचमुच बहुत बुरी तरह गिर गया हूं। डू बाई की बातें सुनकर लू शेंग भी चुप हो गया। फिर दोनों अभयारण्य में चले गए। डू बाई ने हाथ हिलाया और अचानक सफेद शराब की एक बोतल प्रकट हो गई। लू शेंग के कुछ बोलने से पहले ही डू बाई ने बोतल खोलकर एक बड़ा घूंट पी लिया था। टकराना। शराब पीने के बाद डू बाई ने शराब की बोतल जोर से मेज पर पटक दी। इस मिशन पर मेरा सामना स्पेस सोल रेस से हुआ। डू बाई बोलता रहा, उसके मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी। लू शेंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि अंतरिक्ष आत्मा जाति के बारे में जानकारी उसके दिमाग में उभर रही थी। अंतरिक्ष आत्मा दौड़।
स्पेस सोल रेस के बारे में जानकारी को याद करते हुए लू शेन को मोटे तौर पर समझ में आ गया कि इस बार डुबाई को इतनी बड़ी असफलता का सामना क्यों करना पड़ा था। ब्रह्मांडीय जातियों में अंतरिक्ष आत्मा जाति एक अनोखी जाति है। उनके तरीके अक्सर दिव्य आत्मा पर लक्षित होते हैं। अगर किसी की दिव्य आत्मा मजबूत नहीं है तो उनके द्वारा उसका दमन करना आसान है। मार्शल आर्टिस्ट सिस्टम में कोई व्यक्ति स्पेस सोल रेस के हमलों को तभी नजरअंदाज कर सकता है जब वह 5वीं अवस्था तक पहुंच गया हो, दिव्य आत्मा को भौतिक शरीर में एकीकृत कर चुका हो। लेकिन दुबई विशालकाय दिव्य सैनिक के संवर्धन के तहत मध्य चरण टियर 5 के बराबर लड़ाकू शक्ति होने के बावजूद वह अनिवार्य रूप से अभी भी चौथे चरण के शिखर पर था, जिसमें विशेष रूप से मजबूत दिव्य आत्मा नहीं थी। फिर भी जिस अंतरिक्ष आत्मा जाति का उसने सामना किया वो वास्तव में डुबाई एक विशाल दिव्य सैनिक मार्शल कलाकार की शत्रु थी। उन कमीनों के तरीके वाकई अजीब हैं। अगर उस विशाल दिव्य सैनिक की मदद से मैं भाग्यशाली होकर बच न निकलती तो शायद अब तक मैं अग्रिम मोर्चे पर ही मर चुकी होती, डुबाई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि मैं बाल बाल बच गया, मेरी दिव्य आत्मा को गंभीर क्षति पहुंची। मेरी शक्ति पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है और विशालकाय दिव्य सैनिक के साथ भी मैं चौथे चरण के शिखर की युद्ध शक्ति को बमुश्किल ही बनाए रख पा रहा हूं। और अग्रिम पंक्ति में चौथे चरण के शिखर की युद्ध शक्ति, वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। मैं उन दरिंदों की तलाशी से बचने के लिए केवल छिपकर भाग सकता था। मैं लगभग 1 साल तक अग्रिम पंक्ति में रहा। उसके बाद मेरी मुलाकात एक वरिष्ठ भाई से हुई जो मुझे खोज रहा था और जो मुझे अग्रिम पंक्ति से वापस ले आया। जब डुबाई बोल रहा था तो उसका चेहरा कड़वाहट से भरा हुआ था, उसकी भौहों के बीच गहरा दुख था। डुबाई ने सफेद वाइन का एक और घूंट लिया और लू शेन को धीरे धीरे नर्म होती आंखों से देखा। इस बार बहुत बहुत धन्यवाद, डुबाई ने धीरे से कहा। यदि आप न होते तो मैं सचमुच जीवन संघ में वापस नहीं आ पाता। डुबाई को अच्छी तरह से पता था कि यदि लू शेन ने अतिरिक्त क्रेडिट नहीं जोड़े होते तो गुट के 5वें चरण के वरिष्ठ लोग उसके मिशन को नहीं अपना पाते। आखिरकार इन 5वें चरण के वरिष्ठों को जोखिम उठाने के लिए 3000 क्रेडिट पर्याप्त नहीं थे। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उनके जीवित बचे रहने का सबसे बड़ा श्रेय लू शेन को जाता है। लू शेन ने डुबाई की ओर देखा और शांत भाव से कहा, अब सब खत्म हो गया है। क्या तुम वापस नहीं आए? जब तक तुम अच्छी तरह से जीवन जीते हो तब तक ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम पूरा नहीं कर सकते। लू शेन के दिलासा भरे शब्दों को सुनकर डुबाई ने बस मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया, फिर अपनी जेब से एक चांदी की अंगूठी निकाली। उस अंगूठी में एक गहरी ऊर्जा समाई थी। लू शेन ने ध्यान से देखा और उस अंगूठी के भीतर स्पष्ट रूप से प्रबल जीवन शक्ति महसूस की। ये है। लू शेन ने उत्सुकता से चांदी की अंगूठी को देखा। डुबाई ने धीरे से कहा, ये विशाल दिव्य सैनिक के लिए नियंत्रण वलय है। इसका उपयोग विशेष रूप से विशाल दिव्य सैनिक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अब ये तुम्हारा है। इसके साथ ही डुबाई ने चांदी की अंगूठी लू शेन को सौंप दी। डुबाई की बातें सुनकर लू शेन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अचानक चांदी की अंगूठी की ओर देखा, फिर सिर उठाकर उलझन से डुबाई को देखा। वरिष्ठ भाई डुबाई, ये है। लू शेन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि डुबाई विशाल दिव्य सैनिक का नियंत्रण उसे सौंप देगा। ये जानना आवश्यक है कि दुबई ने इस विशालकाय दिव्य सैनिक को बनाने में 30 वर्ष कड़ी मेहनत और बचत खर्च की थी। लू शेन को वह दृश्य भी याद है जब डुबाई किसी से सवारी मांग रहा था। उस समय हालांकि वह बहुत जर्जर था, डुबाई की आंखें आशा की किरणों से भरी थीं। और अब हालांकि डुबाई के कपड़े काफी साफ सुथरे थे, लेकिन उससे निकलती हुई धुंधली आभा और कुछ हद तक उदास चेहरा पहले से बहुत भिन्न थे। बड़े भाई, यह आपकी मेहनत है। अगर आप इसे मुझे दे देंगे तो आपका क्या होगा? लू शेन ने गहरी आवाज में कहा। इससे पहले जब डुबाई लौटा तो उसने एक संदेश भेजा था कि उसके पास उसके लिए एक बड़ा उपहार है। लेकिन लू शेन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उपहार इतना बड़ा होगा। विशाल दिव्य सैनिक के बिना आप आगे क्या करेंगे? लू शेन बोले बिना नहीं रह सका। उसे आज भी याद है जब वह पहली बार डुबाई से आश्रय में मिला था। तब डुबाई ने विशालकाय दिव्य सैनिक का निर्माण अभी अभी किया था। डुबाई ने अपनी इच्छा लू शेन के साथ भी साझा की। दुबई 6ठी रैंक के दृश्य देखना चाहता था और विशालकाय दिव्य सैनिक के बिना नए मार्शल संप्रदाय के एक मार्शल कलाकार के रूप में डुबाई के लिए अकेले 6ठे रैंक तक पहुंचना निस्संदेह बहुत कठिन होगा। मैं तो पहले से ही अपंग हूं,
जैसे ही लू शेंग बोलना जारी रखना चाहता था, डू बाई ने सफेद शराब का एक घूंट लिया और धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। लू शेंग का मन थोड़ा हिल गया और वह डू बाई को देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसने डू बाई को बोलते सुना, अंतरिक्ष आत्मा जाति से उलझकर उनके हमलों ने मेरी दिव्य आत्मा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। और आप जानते हैं, चौथे से 5वें रैंक तक पहुंचने के लिए शक्तिशाली जीवन शक्ति और एक मजबूत दिव्य आत्मा आवश्यक है। अब चूंकि मेरी दिव्य आत्मा क्षतिग्रस्त हो चुकी है, इसलिए इसमें और सुधार नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, 5वीं रैंक तक पहुंचने का मेरा रास्ता बंद हो गया है। डू बाई ने भावशून्यता से कहा, लेकिन लू शेंग डू बाई की आंखों में अनिच्छा का संकेत देख सकता था। दिव्य आत्मा क्षतिग्रस्त, 5वीं रैंक का रास्ता बंद। यहां तक कि लू शेंग को भी नहीं पता था कि क्या कहना है। दिव्य आत्मा की क्षति की भरपाई कुछ बहुमूल्य सामग्रियों से की जा सकती है, लू शेंग ने धीरे से कहा। लेकिन ये शब्द सुनकर डू बाई के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। ये कहना आसान है, करना मुश्किल। मेरी दिव्य आत्मा को बहुत नुकसान पहुंचा है। अंतरिक्ष आत्मा जाति के हमलों ने मेरी दिव्य आत्मा का कम से कम आधा हिस्सा नष्ट कर दिया है। दिव्य आत्मा की क्षति के इस स्तर के लिए शीर्ष स्तरीय 6ठी श्रेणी की आत्मा मरम्मत खजाने के बिना मेरी दिव्य आत्मा की चोटों को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। लू शेंग के होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। सर्वोच्च स्तर के 6ठे दर्जे के आत्मा मरम्मत खजाने उन्हें पाना कितना कठिन है। लू शेंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन डू बाई ने खुद से बात करना शुरू कर दिया। उच्च स्तरीय 6ठी श्रेणी की आत्मा मरम्मत करने वाली खजाने बेहद कीमती हैं, यहां तक कि वरिष्ठ बहन, वरिष्ठ भाई दूसरे और वरिष्ठ भाई तीसरे के लिए भी। उनसे किसी भी वस्तु की कीमत कम से कम 10 लाख शैक्षणिक क्रेडिट होगी। इसके अलावा ऐसे खजाने बाजार में शायद ही कभी दिखाई देते हैं। अगर वे मौजूद भी हों तो गुट उन्हें 6ठी रैंक के वरिष्ठों को प्रदान करने को प्राथमिकता देते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, डू बाई मुस्कुराया और सफेद शराब का एक और घूंट लिया। कोई संभावना नहीं है। डू बाई मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान कड़वाहट से भरी थी। 10 लाख शैक्षणिक योग्यताओं के साथ तथा गुटों द्वारा 6ठी रैंक के वरिष्ठों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण डू बाई के पास बहुत कम उम्मीद बची थी। आखिरकार डू बाई ने विशालकाय दिव्य सैनिक के निर्माण में 30 साल और 30,000 क्रेडिट खर्च किए। उसके जीवनकाल में 10 लाख क्रेडिट जुटाना लगभग नामुमकिन था। और डू बाई की ताकत भी काफी कम हो गई थी। ये कार्य और भी कठिन हो गया। बेशक स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के शीर्ष 5 शोध गुटों में से एक के रूप में लाइफ गुटों के पास स्वाभाविक रूप से कई शीर्ष स्तरीय 6ठे रैंक के खजाने थे। हालांकि दिव्य आत्मा की चोटों को ठीक करने वाले उच्च स्तरीय 6ठे दर्जे के खजाने बहुत कम थे। जीवन गुटों के पास प्रति शताब्दी ऐसे केवल 100 खजाने ही हो सकते हैं। इसके अलावा वे 6ठे दर्जे के छात्रों को प्रदान करने को प्राथमिकता देते हैं। इन्हें केवल लाइव फैक्शंस की भव्य प्रतियोगिता के शीर्ष 100 में स्थान पाकर ही प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन लाइव फैक्शंस की भव्य प्रतियोगिता में शीर्ष 100 में जगह बनाना कितना कठिन है। लाइव फैक्शंस में लाखों छात्र हैं। हालांकि सीनियर सिस्टर, सीनियर ब्रदर सेकंड और सीनियर ब्रदर थर्ड जैसे 6ठे रैंक के छात्र शायद मुट्ठी भर ही होंगे। यहाँ 5वीं रैंक के वरिष्ठ खिलाड़ी बहुतायत में हैं। यहाँ तक कि अपने चरम पर भी विशालकाय दिव्य सैनिक की मध्य स्तरीय 5वीं लड़ाकू शक्ति के साथ डू बाई के लिए शीर्ष 100 में जगह बनाना बेहद मुश्किल होगा। अब तो छोड़ ही दीजिए। भले ही विशाल दिव्य सैनिक बरकरार रहा, डू बाई की दिव्य आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई और उसकी ताकत कम हो गई। अब उसके पास अपनी प्रमुख लड़ाकू शक्ति नहीं थी। विशालकाय दिव्य सैनिक अब मुश्किल से डू बाई की मदद कर पा रहा था। कोई कह सकता है, डू बाई को अब ऐसी सर्वोच्च 6ठी श्रेणी की दिव्य आत्मा खजाने को प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं थी। 5वीं रैंक का रास्ता बंद हो गया। लू शेंग चुप रहा। अगर डू बाई का कोई इतिहास होता तो उसके पास अभी भी ऐसे संबंधों पर भरोसा करके 6ठी श्रेणी का दिव्य आत्मा खजाना पाने का मौका होता। लेकिन लू शेंग ने म्यू किंग से ये भी सीखा कि डू बाई उसकी तरह एक छोटे क्षुद्रग्रह से आया था। इसकी पृष्ठभूमि कहां से आए, यहां तक कि कार्यों के लिए अतिरिक्त क्रेडिट भी लू शेंग द्वारा दिए गए थे। जूनियर, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरा रास्ता तो पहले ही कट चुका है। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसानमंद हूं। वह विशालकाय दिव्य सैनिक बेशक अनमोल है, लेकिन मेरी जान के सामने कुछ भी नहीं। यह विशालकाय दिव्य सैनिक, तुम्हें इसे ले लेना चाहिए। डू बाई ने सफेद शराब का एक और घूंट पिया और विशालकाय दिव्य सैनिक को नियंत्रित करने वाली चांदी की अंगूठी लू शेंग की ओर बढ़ा दी। लू शेंग ने उस कंट्रोल रिंग को देखा।
सच कहूं तो उसके प्रति आकर्षित हुए बिना रहना असंभव था। नए मार्शल संप्रदाय के एक छात्र के रूप में डू बाई ने विशालकाय दिव्य सैनिक के निर्माण पर 30,000 क्रेडिट खर्च किए। अगर प्राचीन मार्शल गुट का कोई छात्र ऐसा सैनिक बनाना चाहता तो विभिन्न संसाधनों के संचयन में कम से कम 70 से 80,000 क्रेडिट खर्च होते। ये क्रेडिट किसी भी 5वें रैंक के पावरहाउस को लुभाने के लिए पर्याप्त थे। चौथे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट लू शेन की तो बात ही छोड़िए। इतने महंगे विशालकाय दिव्य सैनिक के विचार मात्र से ही उसका हृदय उत्तेजित हो गया, लेकिन उसे अपने हाथ में पकड़ना अभी भी उसके मन में एक दुर्गम अवरोध की तरह महसूस हो रहा था। इसे लें। शायद लू शेन के विचारों को समझते हुए डू बाई ने शांति से उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मेरा जीवन पहले ही समाप्त हो चुका है। विशालकाय दिव्य सैनिक को अपने पास रखना भी मेरे लिए किसी काम का नहीं है। मैं इसे तुम्हें दे दूं। आखिरकार तुम हमेशा से मेरे एक जूनियर रहे हो जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं। डू बाई ने धीरे से कहा, मेरी चिंता मत करो। जब मैं गुट में 1 या 2 साल और रह लूंगा तो मैं जीवन गुट छोड़ दूंगा। ये सुनकर लू शेन हैरानी से डू बाई को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि डू बाई ऐसा फैसला लेगा। यद्यपि स्टार रिवर विश्वविद्यालय की अध्ययन प्रणाली 300 वर्षों से चली आ रही है, लेकिन दुबई जैसे छात्रों के लिए जो कार्य पूरा करने में घायल हो गए हैं और जिनकी नींव क्षतिग्रस्त हो गई है, वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ने में असमर्थ हैं, विश्वविद्यालय उन्हें छोड़ने से नहीं रोकता है। कम से कम मैं चौथे दर्जे का शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट तो हूं। अगर मेरी दिव्य आत्मा क्षतिग्रस्त भी हो जाए और मैं इस जीवन में 5वें दर्जे तक न पहुंच पाऊं, तब भी मैं अपनी शक्ति से अपने गृहनगर में एक स्थानीय सम्राट बन सकता हूं। यदि भविष्य निराशाजनक है तो बस इसका आनंद लें। हा 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 हा। डू बाई हंसा, लेकिन उसकी आंखों के कोनों से आंसू टपकने लगे। डू बाई हंस रहा था, लू शेन चुप रहा। आंसुओं के बीच हंसते हुए डू बाई ने अपनी आंखों के कोने पोंछे और लू शेन के कंधे पर थपथपाया। अगर तुम्हें मेरे विशालकाय दिव्य सैनिक को लेने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो इसे मेरा तुम पर किया गया निवेश मान लो। जब तुम छठे रैंक पर पहुंच जाओगे तो तुम उन शीर्ष स्तरीय दिव्य आत्मा निधियों को प्राप्त कर सकोगे और मेरी चोटों का इलाज कर सकोगे। कैसा रहेगा? डू बाई ने मजाक किया। डू बाई अच्छी तरह जानता था कि छठी रैंक तक पहुंचना कितना मुश्किल है। चाहे वह लू शेन की कितनी भी प्रशंसा करता हो, उसे नहीं लगता था कि लू शेन आसानी से छठी रैंक तक पहुंच पाएगा। आखिरकार लाइव फैक्शंस के लाखों छात्रों में से केवल 3 सीनियर ही छठे रैंक तक पहुंच पाए थे। लू शेन को छठी रैंक तक पहुंचने की उम्मीद हो सकती है, लेकिन ऐसा जल्द ही नहीं होगा। डू बाई ने अंततः लू शेन को विशाल दिव्य सैनिक को ले जाने के लिए राजी करने के लिए ऐसा कहा ताकि उसका आभार चुकाया जा सके। बोलने के बाद डू बाई ने शांति से लू शेन की ओर देखा और उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। लू शेन की नज़र चांदी की अंगूठी पर पड़ी। काफी देर बाद वह हल्के से मुस्कुराया, अगर मैं प्रतियोगिता में शीर्ष 100 में आ पाता। ये सुनकर डू बाई के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ, लेकिन जल्द ही वह गायब हो गया और उसकी जगह मुस्कान आ गई। मैं आपकी मंशा समझता हूं, लेकिन प्रतियोगिता में शीर्ष 100 में स्थान पाने का मेरे पास अपने चरम पर कोई मौका नहीं था। आप शीर्ष 100 का लक्ष्य बना रहे हैं। शायद अगली बार, लेकिन इस बार। डू बाई ने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि प्रतियोगिता में शीर्ष 100 में आना कितना मूल्यवान है। हालांकि वह लू शेन का प्रशंसक था, लेकिन अगली प्रतियोगिता तक केवल 3 या 4 साल ही बचे थे, जिससे ये लगभग असंभव सा काम था। डू बाई ने आगे कुछ नहीं कहा, ऐसा अभिनय किया जैसे लू शेन के शब्द सिर्फ एक मजाक थे जिससे खुद को आशा मिली। लेकिन डू बाई, जो इतने वर्षों से लाइव फैक्शंस में था, इन मामलों को अच्छी तरह से जानता था और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। ठीक है, स्वीकार करो, डू बाई ने धीरे से कहा, फिर अपनी बोतल में रखी सफेद शराब एक ही घूंट में पी गया और जाने के लिए मुड़ गया। डू बाई ने विशालकाय दिव्य सैनिक को वहीं छोड़ दिया तथा उनके बीच मेज पर नियंत्रण अंगूठी भी रख दी। लू शेंग ने डू बाई की आकृति को अपनी दृष्टि से ओझल होते देखा। अंततः उसने अपनी दृष्टि वापस खींच ली और उसे नियंत्रण रिंग पर स्थानांतरित कर दिया। डू बाई के इरादे स्पष्ट थे, यह विशालकाय दिव्य सैनिक निश्चित रूप से लू शेंग के लिए था, उसकी जान बचाने के बदले में। अब जब डू बाई चला गया था, लू शेंग ने अंततः नियंत्रण अंगूठी उठाए और उसे अपनी उंगली पर पहन लिया। जिस क्षण अंगूठी पहनी गई, चांदी की अंगूठी से अचानक एक तेज कांटा निकला, जिसने लू शेन की उंगली को तुरंत छेद दिया। अंगूठी ने लू शेन की उंगली से खून की एक बूंद खींची, जो अंततः चांदी की अंगूठी में बह गई। तुरंत ही लू शेन को लगा कि अनगिनत धागे उसे बाहर खड़े विशालकाय दिव्य सैनिक से जोड़ रहे हैं।
ऐसा लग रहा था कि केवल एक विचार से ही वह विशालकाय दिव्य सैनिक को अंगूठी में रख सकता था। स्पष्टतः डू बाई ने लू शेन को देने से पहले ही रिंग पर से अपने नियंत्रण अधिकार वापस ले लिए थे और उससे एक नया अज्ञात विशालकाय दिव्य सैनिक बना दिया था। अपने स्वयं के रक्त को चांदी की अंगूठी में प्रवेश करने के साथ इस विशाल दिव्य सैनिक ने आधिकारिक तौर पर लू शेन को अपने स्वामी के रूप में मान्यता दी। वरिष्ठ भाई बाय लू शेन ने अंगूठी को अपने हाथ में रगड़ा। उसकी अभिव्यक्ति कुछ जटिल थी। अंततः लू शेन ने अपना सिर हिलाया, अपने विचारों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और आश्रय से बाहर निकलकर विशालकाय दिव्य सैनिक के पास पहुंचा। अपने दिमाग की एक हल्की सी हलचल से विशालकाय दिव्य सैनिक के केबिन का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और एक साधारण व्यक्ति के लिए पर्याप्त जगह सामने आ गई। लू शेन केबिन में आगे बढ़ा और फिर दरवाजा धीरे से बंद हो गया। कनेक्शन तारों की एक श्रृंखला स्वतः ही लू शेन के शरीर से जुड़ गई। तुरंत ही लू शेन के मन में आत्मज्ञान की भावना उभरी। क्यूई रक्त प्रवाहित हुआ और विशाल दिव्य सैनिक तुरंत सक्रिय हो गया, जिससे एक अत्यंत शक्तिशाली आभा निकली। आसपास की पीली रेत तूफान में बदल गई और पूरी दुनिया को तहस-नहस कर दिया। लू शेन के कान में एक आवाज गूंजी, जीवन श्रृंखला किंग टियन आपकी सेवा में मेरे स्वामी। ये सुनकर लू शेन की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। किंग टियन, क्या वरिष्ठ भाई बाई ने ये नाम चुना है? ये बिल्कुल उपयुक्त है। मुझे लगता है इस समय मेरी ताकत कम से कम 10 गुना बढ़ गई है। लू शेन ने अपनी आंखें बंद कर ली, किंग टियन द्वारा उत्सर्जित आभा को महसूस किया। तुरंत ही जीवन और मृत्यु का क्षेत्र विस्तृत हो गया। मूल रूप से 100 मीटर तक फैलने में सक्षम जीवन और मृत्यु का क्षेत्र अब किंग टियन के समर्थन से 1000 मीटर तक विस्तारित हो गया। रेत में छिपे पीले रेत के जानवरों की जीवन शक्ति जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में समाप्त हो गई, जो लू शेन के शरीर में वापस चली गई। यहां तक कि मानसिक क्षेत्र का भी विस्तार किया जा सकता है। लू शेन कुछ हैरान हुआ और फिर उसने किंग टियन को नियंत्रित करके ग्रेड 5 एलिमेंट्स फिस्ट का एक सेट करवाया। इससे निकली शक्ति उसकी पिछली क्षमताओं से कहीं ज्यादा थी। लू शेंग ने किंग टियन को नियंत्रित करने के बाद अपनी गति, धारणा और अन्य डेटा का परीक्षण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह पूरी तरह से हैरान रह गए। ऐसा लगता है कि किंग टियन सभी पहलुओं में एक मार्शल कलाकार को बढ़ाता है। शक्ति में पूरे 10 गुना वृद्धि, ये विशालकाय दिव्य सैनिक है। लू शेन का चेहरा सदमे से भरा था। हालांकि वह उस विशालकाय दिव्य सैनिक की ताकत को समझता था, लेकिन उसे पहली बार देखने पर वह कांप उठा। किंग टियन के प्रवर्धन के साथ भले ही मैं चौथे स्तर के अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाया हूं, मेरा अनुमान है कि मैं उन लोगों को चुनौती दे सकता हूं जिन्होंने अभी 5वें स्तर में प्रवेश किया है। लू शेंग ने चुपचाप गणना की। यद्यपि उसने कभी भी 5वें स्तर के विशेषज्ञ को कार्रवाई में नहीं देखा था और उसके पास कोई संदर्भ नहीं था, लू शेंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि किंग टियन के नियंत्रण के साथ वह उन शुरुआती 5वें स्तर के ट्रांसेंडेंट को हरा नहीं सकता था। कम से कम 5वीं श्रेणी से नीचे कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उनकी समग्र शक्ति कम से कम 5वीं श्रेणी तक पहुंच गई थी। ये बड़ा उपहार सचमुच बहुत बड़ा है। लू शेंग ने आह भरी, वह खुद को बोलने से नहीं रोक सका। फिर लू शेंग ने कंकालों की भूमि की ओर देखा। चूंकि विशालकाय दिव्य सैनिक एक मार्शल कलाकार को सभी पहलुओं में उन्नत करता है, यहां तक कि धारणा को भी बढ़ाता है, तो क्या विशालकाय दिव्य सैनिक को चलाते हुए साधना भी उन्नत होगी? लू शेंग उत्साह की लहर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। यह विचार उसके दिमाग पर हावी हो गया। इस विचार को ध्यान में रखते हुए लू शेंग ने किंग टियन को नियंत्रित किया और तुरंत कंकालों की भूमि की ओर दौड़ पड़ा। विशाल दिव्य सैनिक की सहायता से गंतव्य तक पहुंचने में 1 मिनट से भी कम समय लगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपना हाथ एक दांत जैसे पहाड़ पर रख दिया। एक क्षण में केंद्रित डेथली साइलेंस क्यूई किंग टियन के माध्यम से लू शेंग के शरीर में प्रवाहित हो गई। जीवन और मृत्यु तकनीक स्वचालित रूप से उसके भीतर काम करने लगी और लू शेंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि तकनीक और जीवन और मृत्यु क्षेत्र दोनों में सुधार हो रहा है। जीवन और मृत्यु तकनीक को चौथे स्तर तक और जीवन और मृत्यु क्षेत्र को दूसरे स्तर तक बढ़ाने के बाद लू शेंग ने देखा कि दोनों की दक्षता में काफी कमी आ गई थी। लेकिन किंग टियन के प्रवर्धन के तहत दक्षता एक बार फिर बढ़ गई। वास्तव में ये कारगर है। लू शेंग की आंखें तुरंत चमक उठीं। यह अमर तकनीक की साधना के लिए एकदम सही है। वर्तमान में मेरी साधना प्रगति काफी उन्नत है, लेकिन मेरे आक्रामक साधनों में कुछ कमी है। अमर तकनीक अभी केवल दूसरे स्तर पर है, जो चौथे स्तर के लिए अभी भी कुछ कमजोर है। ग्रह स्तरीय युद्ध तकनीक के रूप में अमर तकनीक को 5 स्तरों में विभाजित किया गया है।
प्रत्येक स्तर के साथ एक मार्शल कलाकार अपने भीतर एक अमर मुहर को संघनित करता है। अमर मुहर किसी पारलौकिक व्यक्ति के भीतर जीवन शक्ति को सघन और मजबूत कर सकती है। अन्य प्रकार के पारलौकिक शक्तियों की तुलना में एक मार्शल कलाकार की जीवन शक्ति पहले से ही असाधारण रूप से प्रचुर होती है। जब इस प्रचुर जीवन शक्ति को संघनित और सुदृढ़ किया जाता है तो परिणामी शक्ति अत्यंत प्रचंड होती है। यह आक्रामक तकनीक यद्यपि सरल और क्रूर है, अमर तकनीक और जीवन और मृत्यु तकनीक का पूरक है जिसे लू शेंग ने विकसित किया है। अमर तकनीक का अभ्यास स्वयं अमर तकनीक और जीवन मृत्यु तकनीक में सहायक हो सकता है। जीवन मृत्यु तकनीक पहले से ही पूर्णता के निकट है, इसलिए दक्षता बढ़ाने के लिए अमर तकनीक को आगे बढ़ाना बेहतर होगा। इस तरह जब जीवन और मृत्यु तकनीक पूर्णता तक पहुंच जाएगी और अमर तकनीक आगे बढ़ेगी तो आगामी शैक्षणिक प्रतियोगिता में शीर्ष 100 में मेरे लिए जगह बन सकती है। लू शेंग ने कहा। फिर किंगटियन को अमर तकनीक की साधना शुरू करने के लिए नियंत्रित किया। जिस क्षण डू बाई ने उसे किंगटियन उपहार में दिया, लू शेंग ने पहले ही इस शैक्षणिक प्रतियोगिता में भाग लेने का मन बना लिया था। शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा वास्तव में बहुत कठिन थी, जिसमें शीर्ष 10 में कम से कम 5वीं श्रेणी के शीर्ष स्तर के वरिष्ठ छात्र शामिल थे। लू शेंग के पास निश्चित रूप से शीर्ष 10 के लिए कोई मौका नहीं था, लेकिन शीर्ष 100 किंगटियन और उसकी साधना में विशाल दिव्य सैनिक के प्रवर्धन के साथ उसे अगले वर्षों की शैक्षणिक प्रतियोगिता में मौका मिल सकता है। ये सोचकर लू शेंग धीरे धीरे शांत हो गया और उसने आसपास की डेथली साइलेंस क्यूई को किंगटियन और उसके शरीर में प्रवाहित होने दिया। काली मौत की खामोशी की लपटें लू शेंग के शरीर के चारों ओर घूमने लगी। विशालकाय दिव्य सैनिक है। प्राचीन मंदिर स्टार पर जीवन गुट के छात्र जो मृत्यु क्रिस्टल इकट्ठा करने आए थे, उन्होंने लू शेंग को देखा जो कंकालों की भूमि से विशाल यंत्र चला रहा था। इस चांदी के यंत्र को देखकर इन व्यक्तियों के चेहरे पर आश्चर्य की झलक उभर आई। लू शेंग के पास वास्तव में एक विशालकाय दिव्य सैनिक है। यह है। कुछ लोग अपने सामने के दृश्य को देख रहे थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे, उनके दिलों में तीव्र ईर्ष्या की लहर थी। लाइव सीरीज के विशालकाय दिव्य सैनिक लाइव फैक्शंस में काफी प्रसिद्ध हैं। चाहे वे रिसर्च फैक्शंस से हों, नए मार्शल आर्ट्स से हों या प्राचीन मार्शल आर्ट्स से, हर कोई अपना एक विशालकाय दिव्य सैनिक चाहता है। हालांकि अंत में बहुत कम छात्र अपने लिए एक विशाल दिव्य सैनिक बनाने में कामयाब हो पाते हैं। प्रत्येक छात्र जो जीवन गुटों में एक विशाल दिव्य सैनिक का मालिक है, दूसरों से काफी ईर्ष्या प्राप्त करता है। रुको, यह विशालकाय दिव्य सैनिक वरिष्ठ भाई डू बाई के समान क्यों दिखता है? अचानक एक तेज नजर वाले छात्र ने मशीन के स्वरूप में समानता देखी और सवाल उठाया। यद्यपि जीवन श्रृंखला के सभी विशालकाय दिव्य सैनिकों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर अलग अलग उपस्थिति होती है, लेकिन ये स्पष्ट है कि हर किसी का विशालकाय दिव्य सैनिक अलग होता है। इसलिए किसी ने इसे दुबई के विशालकाय दिव्य सैनिक के रूप में पहचान लिया। मुझे याद है कि कुछ समय पहले सीनियर भाई डू बाई लापता हो गए थे और ये लू शेंग ही थे जिन्होंने शैक्षणिक क्रेडिट जोड़े थे, जिससे 5वें स्तर के सीनियर भाई ने उन्हें ढूंढ निकाला। क्या इसी वजह से वरिष्ठ भाई डू बाई ने विशाल दिव्य सैनिक लू शेंग को दे दिया? किसी ने अचानक कहा। एक क्षण के लिए वे एक दूसरे को देखते रहे, उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी थीं। वरिष्ठ भाई डू बाई और लू शेंग के बीच की दोस्ती सचमुच सराहनीय है। पहला उसे खोजने के लिए हजारों क्रेडिट खर्च करने को तैयार था और बाद वाले ने तो अपना विशालकाय दिव्य सैनिक भी दे दिया। वे आह भरने से खुद को नहीं रोक सके। प्रशंसा के इस क्षण के बाद लू शेंग को संसाधन बिंदु का दरवाजा खोलते हुए देखकर उन्होंने जल्दी से डेथ क्रिस्टल को परिवहन अंतरिक्ष यान पर ले जाया। जल्दी से जाने के बाद लू शेंग भी कंकालों की भूमि पर वापस चला गया और एक गहन प्रशिक्षण व्यवस्था शुरू करने के लिए विशालकाय दिव्य सैनिक से प्राप्त प्रवर्धन पर भरोसा किया। अपना मिशन पूरा करने के बाद कुछ छात्रों ने आज जो दृश्य देखा उसे दूसरों के साथ साझा किया। इस वजह से डू बाई द्वारा विशाल दिव्य सैनिक लू शेंग को उपहार स्वरूप देने की खबर तेजी से पूरे जीवन गुटों में फैल गई। ये सुनकर कई लोगों ने दोनों की दोस्ती पर आह भरी। हालांकि अधिकांश लोगों ने केवल थोड़ी देर के लिए आह भरी और लू शेंग के भाग्य से थोड़ी ईर्ष्या महसूस की कि उसे डू बाई जैसा दोस्त मिला, और इसके अलावा कुछ नहीं सोचा। केवल वे कुछ छात्र जिन्हें पहले दुबई से मदद मिली थी अलग विचार रखते थे। लाइव फैक्शंस में एक अंतरिक्ष स्टेशन के भीतर झांग लेई ने लाइव फैक्शंस फोरम पर डू बाई द्वारा लू शेंग को विशालकाय दिव्य सैनिक उपहार में दिए जाने की खबर देखी। उसका चेहरा कुछ अप्रिय हो गया। वह डू बाई, क्या वह मूर्ख है?
लू शेंग ने केवल 1000 से अधिक क्रेडिट का भुगतान किया, फिर भी वह विशालकाय दिव्य सैनिक को उपहार देने के लिए तैयार था। अगर मुझे पहले पता होता। झांग लेई ने अपने दांत पीस लिए, उसकी आंखें ईर्ष्या से भर गईं जब वह पोस्ट को घूर रहा था। लानत है। झांग लेई ने मेज पर मुक्का मारते हुए मन ही मन गाली दी, उसे गहरा अफसोस हुआ। जीवन गुटों के भीतर एक ग्रह पर म्यू किंग ने भी डूबाई द्वारा लू शेंग को विशालकाय दिव्य सैनिक दिए जाने की खबर देखी। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी असहाय थी। वरिष्ठ भाई डूबाई बहुत भावुक हैं। विशालकाय दिव्य सैनिक जैसी महंगी चीज उन्होंने यूं ही दे दी। लू शेंग सचमुच भाग्यशाली हैं, म्यू किंग ने धीरे से कहा, भौहों के बीच थोड़ा अफसोस के भाव के साथ। अगर उसे पता होता तो वह खोज के लिए कुछ 100 क्रेडिट इकट्ठा कर लेती। भले ही उसे डूबाई का विशालकाय दिव्य सैनिक न मिला हो, लेकिन डूबाई की भावुकता ने यह सुनिश्चित कर दिया होगा कि उसे काफी लाभ मिले। दुर्भाग्यवश इस दुनिया में पछतावे का कोई इलाज नहीं है। असहाय होकर म्यू किंग केवल लू शेंग के भाग्य से ईर्ष्या कर सकती थी, मंच को बंद कर सकती थी और मामले को भूलने की कोशिश कर सकती थी। इसके अलावा डूबाई द्वारा सहायता प्राप्त अन्य छात्रों को भी लू शेंग द्वारा विशालकाय दिव्य सैनिक प्राप्त करने पर ईर्ष्या महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि डूबाई इतना मूर्ख है कि वह एक नवागंतुक को इतनी कीमती चीज दे रहा है। बाहर हो रही हर चीज से अनजान प्राचीन मंदिर स्टार पर तैनात लू शेंग पूरी तरह से अपने प्रशिक्षण में डूबा रहा। अपने विशाल दिव्य सैनिक के प्रवर्धन पर भरोसा करते हुए लू शेंग के शरीर में भारी मात्रा में डेथली साइलेंस क्यूई प्रवाहित हुई, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई। जैसे जैसे वह गहन प्रशिक्षण लेता गया, समय तेजी से बीतता गया और जल्द ही 1 महीना बीत गया। कंकालों की भूमि में लू शेंग अपने विशालकाय दिव्य सैनिक के अंदर लेटा हुआ था और उसकी वृद्धि के साथ उग्र रूप से प्रशिक्षण ले रहा था। अचानक लू शेंग के शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। इसके बाद हल्की सुनहरी रोशनी काले डेथली साइलेंस क्यूई के साथ मिलकर अचानक खिल उठी। स्तर 4 शिखर चरण। विशालकाय दिव्य सैनिक के भीतर से एक धीमी सी बुदबुदाहट के साथ लू शेंग ने अपनी आंखें खोली। लू शेंग के सामने सिस्टम पैनल धीरे धीरे उभरा। क्षेत्र स्वर्ण शरीर 60/100। अमर तकनीक 1510 स्तर 2। जीवन और मृत्यु तकनीक 5010 स्तर 4। जीवन और मृत्यु का मानसिक क्षेत्र 3010 स्तर 2। अमर तकनीक 2510 स्तर 2। ऊपर की प्रगति को देखते हुए लू शेंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। स्तर 4 के चरम चरण पर अन्य साधना तकनीकों की प्रगति लगातार बढ़ रही है और जीवन और मृत्यु तकनीक पूर्णता से केवल 50 अंक दूर है। ये करीब है। लू शेंग हल्के से मुस्कुराया, फिर एक विचार के साथ सिस्टम पैनल गायब हो गया। लू शेंग ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी प्रगति जारी रखी। ब्रह्मांड में समय सबसे कम मूल्यवान चीज प्रतीत होती है। पलक झपकते ही वह गायब हो जाता है। लू शेंग को चौथे स्तर के अंतिम चरण तक पहुंचे हुए 1 वर्ष हो गया है। ये खबर कि डूबाई ने लू शेंग को विशालकाय दिव्य सैनिक उपहार में दिया था, इस वर्ष धीरे धीरे भुला दी गई है। ब्रह्मांड में बहुत सी चीजें घटित होती हैं, यहाँ तक कि जीवन गुटों के भीतर भी घटनाएं अनगिनत हैं, और लू शेंग का अस्तित्व धीरे धीरे स्मृति से धुंधला हो गया। जब लोग इसका उल्लेख करते हैं तभी उन्हें शायद कुछ परिचय का एहसास होता है। इस समय लू शेंग अभी भी प्राचीन मंदिर तारे पर कंकालों की भूमि में पालथी मारकर बैठा है। पूरे साल संसाधनों के समन्वय के अलावा लू शेंग ने अपना सारा समय कंकालों की भूमि में साधना में बिताया। कंकालों की भूमि में मृत्युदंडीय मॉन क्यूई लगातार लू शेंग के शरीर में प्रवाहित हो रही थी और लू शेंग के शरीर की सतह पर 2 काले निशान थे जो लगातार उसके चारों ओर मृत्युदंडीय मॉन क्यूई को अवशोषित कर रहे थे। धीरे धीरे उन 2 काले निशानों के पास एक काला प्रोटोटाइप उभरने लगा जो किसी भी क्षण संघनित होने वाला था। कोई नहीं जानता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन काला प्रोटोटाइप अधिक पूर्ण हो गया तथा अंततः अन्य 2 चिन्हों के समान हो गया। जिस क्षण तीसरा निशान दिखाई दिया, लू शेंग के शरीर के भीतर से एक शक्तिशाली जीवन शक्ति तुरंत फूट पड़ी। आसपास का मृत्युमय मॉन क्यूई एक क्षण में ही अवशोषित हो गया, जिसके बाद जीवन शक्ति का एक ऐसा उभार आया जिसने कंकालों की पूरी भूमि को जलमग्न कर दिया। मृत्यु से जीवन। अचानक आकाश से एक कर्कश आवाज सुनाई दी। ये लू शेंग था जो आकाश में लेटा हुआ था, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। उसकी गहरी आंखों में गहरी चमक थी। लू शेंग के शरीर में डेथली साइलेंस क्यूई के प्रवेश के बाद यह तुरंत ही एक उभरती हुई जीवन शक्ति में परिवर्तित हो गई।
यहाँ तक कि कंकालों की भूमि में जीवन शक्ति का धागा भी मृत्यु क्यूई से परिवर्तित हो जाता है। मृत्यु से जीवन, जीवन से मृत्यु, जीवन और मृत्यु एक दूसरे के पूरक। लू शेंग ने हल्के से कहा। एक क्षण में जीवन और मृत्यु का क्षेत्र इस क्षण फट गया। इस समय लू शेंग ने आकाश के प्रवर्धन का उपयोग नहीं किया, बल्कि जीवन और मृत्यु क्षेत्र की अपनी समझ के साथ इसे जारी किया। गहन आभा तुरंत ही फैल गई और 1 किलोमीटर के दायरे में फैल गई। पीली रेत में नवजात पीली रेत के जानवरों ने जीवन की सुंदरता को महसूस भी नहीं किया था, फिर भी जीवन और मृत्यु के दायरे में वे तुरंत ढह गए। उनकी जीवन शक्ति सीधे निकाली गई और लू शेंग के शरीर में प्रवेश कर गई। जीवन और मृत्यु क्षेत्र स्तर 3। लू शेंग ने शांति से सामने देखा। इस समय सिस्टम पैनल लू शेंग की दृष्टि में प्रकट हुआ। क्षेत्र स्वर्ण शरीर 65/100। अमर तकनीक 40100 LV2। जीवन और मृत्यु तकनीक मैक्स। जीवन और मृत्यु का क्षेत्र 1100 LV3। अमर तकनीक 1100 LV3। जीवन और मृत्यु तकनीक। यह अंततः इस क्षण में पूर्ण हो गई है। अपने सामने लगे पैनल को देखते हुए लू शेंग के होठों के कोने पर मुस्कान उभर आए। न केवल जीवन और मृत्यु तकनीक में निपुणता प्राप्त की गई, बल्कि अमर तकनीक भी वर्ष भर में सफलतापूर्वक स्तर 3 तक पहुंच गई। अब आकाश के प्रवर्धन के बिना भी स्तर 3 जीवन और मृत्यु क्षेत्र 1 किलोमीटर की त्रिज्या का विस्तार कर सकता है, और प्रवर्धन के साथ सीमा 10 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। जीवन गुटों के स्तर 5 के छात्रों के बीच भी शक्ति के इस स्तर को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अब अंततः मेरे पास शीर्ष 100 में जगह बनाने की योग्यता है। लू शेंग मुस्कुराया और धीरे धीरे आकाश से बाहर चला गया, दूर पहाड़ जैसे दिखने वाले विशालकाय जानवर के दांतों को देखता रहा। यदि मुझे कंकालों की यह भूमि नहीं मिली होती, तो कौन जानता है कि जीवन और मृत्यु की तकनीक में निपुणता प्राप्त करने में कितना समय लगता। ये स्थान वास्तव में मेरी भाग्यशाली भूमि है, लेकिन यह अफसोस की बात है। जीवन और मृत्यु तकनीक के सिद्ध हो जाने और जीवन और मृत्यु क्षेत्र के स्तर 3 पर पहुंच जाने के कारण कंकालों की इस भूमि में विकास दर में काफी कमी आ गई है। यद्यपि अमर तकनीक जीवन और मृत्यु तकनीक का पूरक है, ये स्थान अमर तकनीक की साधना के लिए उपयुक्त नहीं है। शायद अब इस जगह को छोड़ने का समय आ गया है। लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया, मुड़ा और आकाश में प्रवेश किया और एक पल में आश्रय में वापस आ गया। आश्रय स्थल पर वापस आकर लू शेंग ने मिशन केंद्र में प्रवेश किया और प्राचीन मंदिर स्टार की रक्षा का अपना कार्य समाप्त कर दिया। हालांकि लू शेंग की बर्खास्तगी का मतलब है कि उसे जाने से पहले मिशन की सुरक्षा के लिए नियुक्त अगले छात्र के आने का इंतजार करना होगा। लू शेंग जल्दी में नहीं था, वह चुपचाप अगले संरक्षक के आने का इंतजार कर रहा था। सौभाग्य से इंतजार ज्यादा लंबा नहीं था। सिर्फ 3 दिन बाद किसी ने प्राचीन मंदिर के तारे की रखवाली का जिम्मा ले लिया और जल्द से जल्द पहुंच गया। लू शेंग आगे बढ़े और उन्होंने अपना सामान सौंप दिया। इस दौरान दोनों में बातचीत होने लगी। जब उसे पता चला कि लू शेंग ने 5 से 6 साल तक प्राचीन मंदिर स्टार की रक्षा की थी, तो दूसरा व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित हुआ। जूनियर लू शेंग, मैंने दूसरों से सुना है कि प्राचीन मंदिर स्टार का वातावरण अत्यंत कठोर है और यहाँ रखवाली करना कठिन काम है। आपने 5-6 वर्षों तक इसकी रखवाली की, और तुम्हारा साधना स्तर। जूनियर नवागंतुक एक छात्र था जो लू शेंग से कुछ साल पहले लाइव फैक्शंस में शामिल हुआ था, जिसका नाम झांग किंग था, जो अभी अभी मध्य चरण के 4थे स्तर तक पहुंचा था। डोमेन _3। झांग क्विंग लू शेंग के चारों ओर भयानक आभा को महसूस कर सकता था, इस हद तक कि वह इसके आर पार देख भी नहीं सकता था। यह दर्शाता है कि लू शेंग कम से कम एक अंतिम चरण का 4th श्रेणी का विशेषज्ञ था। अपने साधना स्तर के साथ आप आसानी से कुछ अग्रिम पंक्ति के युद्ध कार्यों को कर सकते हैं और प्राचीन मंदिर स्टार की रक्षा करने की तुलना में कहीं अधिक क्रेडिट कमा सकते हैं। झांग किंग सचमुच कुछ उलझन में था। झांग किंग की पूछताछ का सामना करते हुए लू शेंग ने केवल हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये जगह मुझे अच्छी लगती है और इसकी रखवाली करना भी एक तरह का प्रशिक्षण है। जहां तक मेरी खेती का सवाल है। लू शेंग रुका, झांग किंग की ओर देखा और मुस्कुराया। जब मैं पहली बार प्राचीन मंदिर स्टार पर पहुंचा तो मैं केवल 4थे स्तर के प्रारंभिक चरण में था। क्या? लू शेंग की बातें सुनकर झांग किंग पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने, लाइव फैक्शन में शामिल होने और यहां तक कि 4थे स्तर तक पहुंचने में सक्षम होने के कारण झांग क्विन की प्रतिभा स्वाभाविक रूप से कम नहीं थी, लेकिन 4थे स्तर को तोड़ने के बाद झांग क्विन को समझ में आया कि इस स्तर पर खेती करना कितना मुश्किल था।
लू शेन चौथे स्तर के प्रारंभिक चरण में थे जब वह पहली बार प्राचीन मंदिर स्टार पर पहुंचे। क्या इसका मतलब यह नहीं है? प्राचीन मंदिर स्टार में 5 या 6 वर्षों में लू शेंग ने प्रारंभिक चरण से चौथे स्तर के अंतिम चरण तक प्रगति की थी। इतनी गति! झांग किन ने अपना मुंह खोला लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। झांग किन की अभिव्यक्ति को देखते हुए लू शेंग हल्के से मुस्कुराया और प्राचीन मंदिर स्टार की रक्षा के लिए आवश्यक कार्यों का विवरण देने के बाद उसने गार्जियन टोकन झांग किन को सौंप दिया। ठीक है, मेरा काम पूरा हो गया। जब भाग्य ने अनुमति दी तब मिलते हैं। लू शेंग ने अपना हाथ हिलाया, आश्रय के पास खड़ी स्वर्ग पहुंचने वाली जहाज पर चढ़ गया। प्रकाश की एक गहरी हरी लकीर में बदल गया और तुरंत स्वर्ग पहुंचने वाली जहाज के वातावरण को तोड़ते हुए प्राचीन मंदिर स्टार से गायब हो गया। प्राचीन मंदिर के सितारे के नए संरक्षक के रूप में झांग किन ने लू शेंग को गायब होते देखा। उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक उभर रही थी। विशाल दिव्य सैनिक! लू शेंग और वरिष्ठ भाई डू बाई के बीच के रिश्ते से सचमुच ईर्ष्या करता है। न केवल इतना ही, बल्कि लू शेंग की प्रतिभा भी अद्भुत है, जो केवल 5 या 6 वर्षों में प्रारंभिक चरण से चौथे स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच गई है। ऐसा लगता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब लाइव फैक्शंस में हमें एक और 5वें स्तर का सीनियर मिल जाएगा। कुछ ईर्ष्या से अपना सिर हिलाते हुए झांग किन ने टोकन को गले लगाया और आश्रय में लौट आया। उसके पास लू शेंग की तरह खुद को लंबे समय तक डेथली साइलेंस क्यूई के सामने उजागर करने का साहस नहीं था। ... मालिक, आपको कहाँ जाना है? स्वर्ग तक पहुंचने वाले जहाज के अंदर कलाकृति आत्मा ने पूछताछ की। लू शेंग ने स्वर्ग तक पहुंचने वाले जहाज पर नजर डाली। इसकी कलाकृति आत्मा में स्वतंत्र रूप से बढ़ने की क्षमता थी, लेकिन इसे आध्यात्मिक शक्ति क्रिस्टल खिलाए बिना इसकी वृद्धि कुछ हद तक धीमी थी। प्राचीन मंदिर तारे की रक्षा के 5 या 6 वर्षों के दौरान स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज की कलाकृति आत्मा मुश्किल से तीसरे स्तर के प्रारंभिक चरण तक ही विकसित हो पाई थी। तीसरे स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंचने के बाद आर्टिफैक्ट स्पिरिट की बुद्धिमत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। लू शेंग ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर डू बाई के निवास निर्देशांक दर्ज किए। निर्देशांक दर्ज करने के बाद लू शेंग ने अपनी कलाई घड़ी उठाए और चेन मोयुन की संपर्क जानकारी ढूंढी। कई साल हो गए हैं, मुझे आश्चर्य है कि चेन मोयुन अब कैसा कर रहा होगा। लू शेंग हल्के से मुस्कुराए, फिर चेन मोयुन को चौथे स्तर के अंतिम चरण में अपनी सफलता के बारे में बताया। एक कारण तो अपनी खुशी बांटना था, दूसरा कारण चेन मोयुन को चिढ़ाना था, जो लू शेंग के लिए एक बुरी खुशी थी। संदेश भेजने के बाद लू शेंग ने अपने व्यक्तिगत टर्मिनल को देखा। नए साल की संरक्षकता से प्राप्त क्रेडिट को मिलाकर लू शेंग के खाते में अब 2000 क्रेडिट थे। 2000 क्रेडिट ये स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज को अपग्रेड करने के लिए काफी होना चाहिए। अब मैं चौथे टियर के आखिरी चरण में हूं, लेकिन स्वर्ग पहुंचने वाला जहाज अभी तीसरे टियर पर ही है, वह थोड़ा पीछे है। एक अच्छे अंतरतारकीय जहाज के बिना अन्य कार्य करना काफी असुविधाजनक होगा, लू शेंग ने कहा, फिर डू बाई का संचार डायल किया। जल्द ही डू बाई की आकृति लू शेंग के सामने प्रक्षेपित की गई। तुमने आखिरकार मुझसे संपर्क करने के बारे में सोचा। लू शेंग को देखकर डू बाई मुस्कुराए। यहां तक कि आभासी प्रक्षेपण में भी लू शेंग देख सकता था कि डू बाई का रंग रूप पिछली बार की तुलना में काफी बेहतर था। लू शेंग मुस्कुराया और कहा, मैंने अपना संरक्षक कर्तव्य पूरा कर लिया है और स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज को उन्नत करने में आपसे मदद मांगने की योजना बना रहा हूं। खत्म। डू बाई थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, फिर मुस्कुराया। स्वर्ग तक पहुंचने वाले जहाज को उन्नत करना है क्या? कोई बात नहीं, बस आओ और मुझे ढूंढो। कुछ देर बातचीत करने के बाद उन्होंने बातचीत बंद कर दी। लू शेंग स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज में बैठे थे और उन्होंने आर्टिफैक्ट स्पिरिट को डू बाई के ग्रह की ओर प्रकाश गति से उड़ान शुरू करने का निर्देश दिया। प्रकाश गति की उड़ान के तहत लू शेंग को डू बाई के स्थान तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा। स्वर्ग तक पहुंचने वाले जहाज से उतरते ही लू शेंग प्रकाश गति की उड़ान के कारण उत्पन्न थकान से शीघ्र ही उबर गया। अब चूंकि लू शेंग चौथे स्तर के अंतिम चरण में था और प्रकाश गति की उड़ान के लिए नया नहीं था, इसलिए वह जल्दी से ठीक हो गया। आपने अंततः प्राचीन मंदिर स्टार को छोड़ने का फैसला कर लिया। स्वर्ग तक पहुंचने वाले जहाज से उतरते ही लू शेंग ने दूर से डू बाई की हंसी सुनी। लू शेंग मुस्कुराया और देखा कि डू बाई पहले से ही उसके सामने खड़ा था और उसे आंक रहा था। आपका आभा मंडल। डू बाई ने लू शेंग से निकलने वाली आभा को महसूस किया और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। आपकी जीवन और मृत्यु तकनीक पूर्णता तक पहुंच गई है।
डू बाई ने कहा, खुद जीवन और मृत्यु तकनीक का अभ्यास करने के कारण वह स्वाभाविक रूप से लू शेंग से निकलने वाले रहस्यमय जीवन और मृत्यु के सार को महसूस कर सकता था। ऐसी आभा केवल उन्हीं लोगों के पास हो सकती है जिन्होंने जीवन और मृत्यु तकनीक में निपुणता प्राप्त कर ली हो। डू बाई ने लू शेंग को आश्चर्य से देखा। लू शेंग ने मुस्कुराते हुए उसकी निगाहों के नीचे सिर हिलाया। डू बाई ने तेज सांस ली और लू शेंग को ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। मध्यवर्ती मिशन। डू बाई का दिल सदमे की लहरों से भर गया। गृह स्तरीय साधना तकनीक पूर्णता, और यह कुछ ही वर्षों में हासिल कर लिया गया। ऐसी गति, यहां तक कि जीवन के सभी गुटों के भीतर भी एक असाधारण उत्कृष्ट अस्तित्व के रूप में गिनी जाती है। डू बाई 30 वर्षों से अधिक समय से जीवन गुटों में है और वह अच्छी तरह से जानता है कि जीवन गुटों की स्थापना के बाद से ऐसे प्रतिभाशाली लोग हुए हैं जिन्होंने कुछ ही वर्षों में गृह स्तर की साधना तकनीक को पूर्णता तक विकसित कर लिया है। इसके विपरीत कई असाधारण प्रतिभाशाली प्रतिभाएं उभर कर सामने आई हैं। लेकिन लू शेंग अपनी ही देखरेख में बड़ा हुआ, जो कुछ अलग लगता है। डू बाई को लू शेंग से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि लू शेंग की प्रतिभा उसकी कल्पना से भी अधिक दुर्जय होगी। शायद लू शेंग स्वाभाविक रूप से जीवन और मृत्यु तकनीक के अनुकूल था, और यह प्राचीन मंदिर सितारा था जो जीवन और मृत्यु तकनीक की साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान था, जिसने उसे कुछ ही वर्षों में पूर्णता प्राप्त करने में सक्षम बनाया। डू बाई ने मन ही मन बुदबुदाया, हालांकि वह अभी भी गहरे सदमे में था। वरिष्ठ, मैं स्वर्ग तक पहुंचने वाला जहाज आपके पास छोड़ जाऊंगा। ये रहे 2000 क्रेडिट, कृपया इसे मेरे लिए अच्छी तरह से अपग्रेड कर दीजिए। ये कहते हुए लू शेंग ने अपने खाते से 2000 क्रेडिट डू बाई को स्थानांतरित कर दिए। डू बाई पहले से ही अंतरतारकीय जहाज के कारोबार में था, इसलिए उसके लिए जहाज को उन्नत करना कोई कठिन काम नहीं था। कोई बात नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो, डू बाई ने आश्वस्त करते हुए उसकी छाती थपथपाई। फिर लू शेंग ने डू बाई की ओर देखा और धीरे से बोला, वरिष्ठ भाई बाई, 2 साल में गुट की भव्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। मैं इस अवधि के दौरान इसे आजमाना चाहता हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या मैं गुट की भव्य प्रतियोगिता के शीर्ष 100 में जगह बना सकता हूं। लू शेंग की बातें सुनकर डू बाई का दिल थोड़ा कांप उठा। वह लू शेंग के इरादे को समझ गया और उसकी नज़र धीरे धीरे जटिल होती गई। लू शेंग की प्रतिभा वाकई अद्भुत है। उन्होंने कुछ ही वर्षों में जीवन और मृत्यु तकनीक में निपुणता हासिल कर ली। हालांकि जीवन गुटों में अनगिनत प्रतिभाशाली लोग हैं, और पूर्णता स्तर की जीवन और मृत्यु तकनीक भी उन लोगों के सामने संघर्ष कर सकती है जो वर्षों से इस गुट में प्रशिक्षण ले रहे हैं। लेकिन लू शेंग की इस सपने को पूरा करने की इच्छा ने डू बाई को प्रभावित किया, हालांकि उसने बहुत अधिक आशा नहीं रखी थी। आखिरकार कठिनाई सचमुच बहुत बड़ी है। शायद अगली बड़ी प्रतियोगिता में लू शेंग के पास महत्वपूर्ण मौका होगा, लेकिन इस बार संभावना कम है। धन्यवाद, लू शेंग, डू बाई ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला। हालांकि उसे लगा कि आशा बहुत कम है, लेकिन लू शेंग के दृढ़ संकल्प ने डू बाई को गहराई से प्रभावित किया। लू शेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और कुछ नहीं। स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज को डू बाई को सौंपकर उसने विदा ली और विशालकाय दिव्य सैनिक को जहाज पर बिठाकर चला गया। लू शेंग को जाते देख डू बाई के मन में अनायास ही अपना अतीत याद आ गया। उस समय वह भी मार्शल पद के प्रति जोश, आशा और आकांक्षाओं से भरा हुआ था। डू बाई के मन में तरह तरह की भावनाएं उमड़ घुमड़ रही थीं, तभी लू शेंग का रूप उसकी नजरों से ओझल हो गया। डू बाई अचानक आवेग में बोल पड़ा। शायद लू शेंग सचमुच ये चमत्कार कर सकता है। हालांकि बोलने के बाद वह चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। सिर हिलाते हुए वह लू शेंग के स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज में चला गया, उसे उन्नत बनाने में मदद करने के लिए तैयार। किंगटियन ब्रह्मांडीय तारा नदी से गुजरा और लू शेंग की नजर सामने स्क्रीन पर पड़ी। स्क्रीन पर जीवन गुटों द्वारा जारी किए गए कार्य थे। प्राचीन मंदिर तारे में प्रवेश करने से लेकर अब तक मैंने अपनी युद्ध शक्ति के सटीक स्तर का परीक्षण नहीं किया है। अब जबकि रक्षक मिशन पूरा हो गया है और जीवन मृत्यु तकनीक पूर्णता तक पहुंच गई है, मैं इसका पूरी तरह से परीक्षण कर सकता हूं। लू शेंग ने कार्य केंद्र में लगातार खोज करते हुए कहा। जल्द ही उनकी नजर एक विशेष कार्य पर पड़ी। आरंभिक कार्य, चौथे चरण के शिखर ब्रह्मांडीय प्राणी स्टारलाइट विशालकाय मगरमच्छ को मारे जो आकाशीय नियति तारे के बाहर भाग गया है। कार्य पुरस्कार 1000 क्रेडिट। कार्य आवश्यकता, गैर चौथे चरण पीक लड़ाकू शक्ति स्वीकार नहीं कर सकते। एक चौथे चरण शिखर ब्रह्मांडीय प्राणी। इससे मेरी अंतिम युद्ध शक्ति का परीक्षण हो सकता है ना?
स्टारलाइट विशालकाय मगरमच्छ को मारने के कार्य को देखते हुए लू शेंग ने इसे स्वीकार करने का फैसला किया। जल्द ही कार्य स्वीकृति का संदेश उसकी कलाई घड़ी पर आ गया, जिसमें सेलेस्टियल डेस्टिनी स्टार के निर्देशक और स्टारलाइट विशालकाय मगरमच्छ के पलायन पथ शामिल थे। लू शेंग ने क्विंटियन में निर्देशांक इनपुट किया। निर्देशांक की पुष्टि हो गई है, प्रकाश गति उड़ान मोड आरंभ हो रहा है। क्विंटियन की आवाज आंतरिक अंतरिक्ष में गूंज उठी। की पुष्टि की। प्रकाश गति उड़ान की तैयारी। लू शेंग क्विंटियन के आंतरिक स्थान में बैठ गया। प्रकाश गति उड़ान की तैयारी के 1 मिनट बाद अगले ही क्षण क्विंटियन प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया, जो तुरंत दिव्य भाग्य तारे की ओर बढ़ गया। प्रकाश गति उड़ान के तहत लू शेंग कुछ ही मिनटों में कार्य स्थान पर पहुंच गया, क्योंकि भाग्य उसके पक्ष में था। सेलेस्टियल डेस्टिनी स्टार के बाहर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक विशालकाय मगरमच्छ 10 मीटर लंबा था और सेलेस्टियल डेस्टिनी स्टार के बाहर एक उल्कापिंड पर कुंडली मारे खड़ा था। मगरमच्छ से तारों की रोशनी की धारियां निकल रही थीं, मानो उसके शरीर पर तारे अंकित हों। स्टारलाइट विशाल मगरमच्छ। लू शेंग ने इसे देखकर हल्के से मुस्कुराया और सीधे क्विंटियन से बाहर निकल गया। चूंकि उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति को परीक्षण की आवश्यकता थी, इसलिए क्विंटियन का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दहाड़ दहाड़ दहाड़। जैसे ही लू शेंग ने क्विंटियन से बाहर कदम रखा, उल्कापिंड पर कुंडली मारे बैठा विशालकाय मगरमच्छ तुरंत भयंकर गर्जना करने लगा।